द्वितीय अध्याय है गांधी जी की लंदन यात्रा। समुद्र की लहराती लहरों पर उछलता कूदता जहाज आगे की ओर बढ़ रहा था, पर मोहन का मन पीछे की ओर भाग रहा था। माँ की भीगी आंखें, पत्नी का मौन रुदन उसे बहुत व्याकुल बना रहा था। प्यार, प्यारा घर, प्यारा देश दूर होता जा रहा था। जहाज में उनके परिचित राजकोट के वकील मजूमदार थे। शेष यात्री अंग्रेज थे, जिनसे मिलने और बात करने में गांधी जी सकुचाते थे। उन्होंने लिखा है कि मैं स्टुअर्ट भोजन परसने वाले से बोलते हुए झेपता था, क्योंकि मेरी अंग्रेजी कमजोर थी। साथ ही मैं अंग्रेजी रीति रिवाज से भी परिचित नहीं था। गांधी जी यह नहीं समझ पाते थे कि स्टुअर्ट से कैसे पूछे कि भोजन के पदार्थों में कौन सी चीजें बिना मांस की है। छुरी कांटे से खाने का अभ्यास न होने के कारण वे भोजन की टेबल पर कभी नहीं गए, अपने केबिन में ही खा लेते थे। गांधी प्रायः जल्दी उठते और 8 बजे तक स्नान आदि से निपट जाते थे। भोजन का समय होने पर वे घर से लाई हुई चीज़ों से अपनी भूख बुझा लेते थे। यात्री दोपहर का समय मनोरंजन में बिताते थे। गांधी कभी कभी पियानो बजाकर अपना मन बहला लेते थे। उनके साथी मजूमदार तो जहाज के यात्रियों से खूब हिल मिल गए थे, पर गांधी संकोच के कारण अपने केबिन में ही लेटे रहते थे। मजूमदार बार बार उनसे कहते, वकील को बातू नहीं होना चाहिए, तुम यात्रियों से मिला जुला करो, उनसे बातें किया करो। अंग्रेजी में यदि भूल हो भी जाए तो उसकी चिंता न करना चाहिए, वह हमारी मातृभाषा नहीं है, इसलिए उसे बोलने का अभ्यास बढ़ाकर ही सीखा जा सकता है। मजूमदार के उपदेशों का गांधी पर बहुत अधिक प्रभाव नहीं पड़ा। उनका संकोच नहीं टूटा, परंतु गांधी को यात्रा में आनंद आ रहा था। रात को वे डेक जहाज की छत पर चले जाते थे, क्योंकि रात का दृश्य उन्हें बहुत भाता था। नीचे नीला पानी, ऊपर टिमटिमाते तारों भरा नीला आकाश, समुद्र की लहरों पर चंद्रमा का नर्तन युवक गांधी को भाव विभोर बना देता था। 5 दिन की यात्रा के बाद लंदन जहाज पहुंचा, तब पृथ्वी के दर्शन के लालायित यात्री प्रफुल्लित हो उठे। धरती का प्राणी धरती से बहुत दूर रुककर सुखी नहीं रह सकता। लाल सागर में जहाज पहुंचा तो गर्मी की तपन से यात्री बेचैन होने लगे। उन्हें चैन तभी मिलती जब वे डेक पर जाते थे। ठंडी हवा उन्हें उनमें स्फूर्ति भर देती थी। स्वेज नहर में जब जहाज ने प्रवेश किया, तब जहाज के आगे की बिजली का प्रकाश चांदनी जैसा सुंदर लगता था। सकरी नहर में जहाज इतनी धीमी गति से चल रहा था कि उसका भान भी नहीं होता था। इसके छोर पर पोर्ट सईद बंदरगाह था, जहाँ जहाज रुका। माल्टा जिब्राल्टर होते हुए जहाज प्लेमाउथ पहुंचा। अब शीत का जोर बढ़ने लगा। जहाज के एक यात्री ने गांधी जी से थोड़ी सी घनिष्ठता बढ़ाते हुए सलाह दी, मित्र, तुम्हें मांस खाना चाहिए, क्योंकि शीत प्रधान देशों में बिना मांस खाए मनुष्य स्वस्थ नहीं रह सकता। गांधी ने कहा, मैंने तो सुना है इंग्लैंड में बहुत से शाकाहारी हैं। यात्री ने कहा, झूठ है, मेरे परिचितों में कोई भी ऐसा नहीं है जो मांसाहारी नहीं है। तुम चाहो तो शराब न पियो, पर मांस तो तुम्हें खाना ही चाहिए। गांधी ने अपने अंग्रेज यात्री को धन्यवाद देते हुए कहा, मैं मांस न खाने के लिए प्रतिज्ञाबद्ध हूँ। यदि मैं देखूंगा बिना मांस खाए इंग्लैंड में नहीं रह सकता तो स्वदेश लौट जाऊंगा। लंदन में गांधी जहाज साउथ हैम्पटन बंदरगाह पर ठहर गया। गांधी जहाज में तो काला सूट पहनते थे, परंतु उतरते समय उन्होंने सफ़ेद फलालेन के वस्त्र पहन लिए। इस श्वेत पोशाक में केवल वे ही दिखाई दे रहे थे। वे असामयिक लगती थी। उनके पास डॉक्टर प्राण जीवन मेहता, दलपत राम, रणजीत सिंह, दादा भाई नौरोजी के नाम के परिचय पत्र थे। जहाज से उतरकर वे अपने सहयात्री मजूमदार के साथ विक्टोरिया होटल में ठहर गए। डॉक्टर मेहता को उनके आने की सूचना मिल गई थी, अतः वे होटल में आकर उनसे मिले। उन्हें अंग्रेजी शिष्टाचार की शिक्षा दी। उन्होंने समझा कि अंग्रेजों से धीरे धीरे बात करना चाहिए। उन्हें भारत की प्रथा के अनुसार सर नहीं कहना चाहिए, क्योंकि इंग्लैंड में नौकर अपने मालिक को सर कहता है। उन्होंने गांधी को होटल त्याग किसी परिवार के साथ रहने की सलाह दी, क्योंकि होटल का खर्च बहुत भारी होता है। डॉक्टर मेहता की सलाह से गांधी ने 2 कमरे किराए पर ले लिए और उनमें रहने लगे। रहने की समस्या तो हल हो गई,
पर मन नहीं लगता था। दिन तो किस प्रकार कट जाता था, पर रात रोते रोते बीतती। नींद नहीं आती थी माँ की याद और घर की एक एक बात। अपनी इस अवस्था का वर्णन करते उन्होंने लिखा है, मेरी गति सांप छछूंदर जैसी हो गई। मुझे यहाँ अच्छा नहीं लगता था, लेकिन मैं घर भी नहीं लौट सकता था। भगवान 3 वर्ष कैसे बिताऊंगा, इस चिंता में डूबा रहता था। अंत में मन को दृढ़ कर लंदन में रहने का निश्चय किया। डॉक्टर मेहता पुनः गांधी से मिलने आए और उन्हें अंग्रेजी शिष्टाचार और भाषा का सहज ज्ञान कराने की दृष्टि से एक एंग्लो इंडियन परिवार के साथ रहने के लिए ले गए। इस परिवार में रहने पर भी उनकी भोजन की समस्या हल नहीं हुई। नमक मिर्च मसाले रहित सब्जी उनके गले से नीचे नहीं उतरती थी। घर की मालकिन सवेरे जलपान के लिए जौ का दलिया बनाती थी, उनसे उनका पेट तो बढ़ जाता था, पर तृप्ति नहीं होती थी। दोपहर और संध्या को मन का भोजन न मिलने से उन्हें भूखा ही रहना पड़ता था। उनके भारतीय मित्र मांस, मदिरा, सिगरेट का निसंकोच सेवन करते थे। वे गांधी को मदिरा, सिगरेट आदि के लिए आग्रह तो न करते, पर मांस खाने का प्राय रोज ही आग्रह, क्योंकि उनका विश्वास था कि शीत प्रधान देश में मनुष्य बिना मांसाहार के स्वस्थ नहीं रह सकता। गांधी के पास इन सब शुभ चिंतकों को शांत करने के लिए एक ही उत्तर था, मैं माँ के सामने मांस न खाने की प्रतिज्ञा करके आया हूँ, उसे किसी भी दशा में तोड़ नहीं सकता। मित्र हार जाते, पर उनकी दृढ़ता की बार बार प्रशंसा करते रहते। गांधी अनुकूल शाकाहारी भोजनालय की खोज में प्रयत्नशील रहते थे। एक दिन उन्होंने फेरिंगटन स्ट्रीट के शाकाहारी भोजनालय का पता लगा। उन्हें वहाँ अपनी रुचि का भोजन मिल गया। वहीं उन्होंने शाकाहार के पक्ष का समर्थन करने वाली पुस्तक भी मिल गई। अभी तक तो वे माँ को दिए गए वचन पालन की दृष्टि से मांसाहार से कतराते थे, पर अब तो शाकाहार के पक्ष में तर्कपूर्ण प्रमाण प्राप्त हो गया। उन्हें विश्वास हो गया कि मांस भोजन अप्राकृतिक, पाशविक और अनैतिक है। उन्होंने शाकाहार पर अंग्रेजों लेखकों की कई पुस्तकें पढ़ी, जिनसे शाकाहार के पक्ष में उनका विश्वास दृढ़ हो गया और वे आजीवन उसका प्रचार करते रहे। अनुकूल भोजन की समस्या तो हल हो गई। अब दूसरी समस्या थी अपने को इंग्लैंड की सभ्यता के अनुकूल डालने की। धीरे धीरे वे शिक्षित अंग्रेजों की भांति अपना रहन सहन बनाने लगे। सर्वप्रथम वेशभूषा में परिवर्तन ले आए। रेशमी टॉप हैट खरीदा, बढ़िया कोट सिलवाया, सोने की डबल वॉच चेन ली, पेटेंट लेदर शू, अच्छे चमड़े के जूते ले आए, मूछ बढ़ा ली और सिर के बाल बाईं ओर संवारने लगे। टाई बांधने की कला भी सीख ली। भारत में हजामत बनाने के दिन ही आईने में मुख देखते थे, पर यहाँ तो टाई ठीक करने में रोज आईने का काम पड़ने लगा। अंग्रेजी फैशन में रंगने की धुन सवार होने के कारण वे रह रहकर दर्पण में अपना मुख देखते, यह जानने के लिए कि बाल ठीक तरह से संवरे हैं या नहीं, टाई की गांठ ठीक लगी है या नहीं। इसका परिणाम यह हुआ कि पोशाक पहनने में ही गांधी जी का बहुत समय व्यतीत होने लगा। सभी समाज में जाने पर बालों में हाथ फेर कर उन्हें ठीक करना भी वे न भूलते थे। अंग्रेज बनने के लिए आधुनिक वेशभूषा ही पर्याप्त नहीं थी। अंग्रेजी समाज में नृत्य संगीत का भी ज्ञान आवश्यक समझा जाता है, इसलिए उन्होंने नृत्य की शिक्षा लेने का प्रयत्न किया, परंतु उसमें उन्हें विशेष सफलता नहीं मिली। संगीतज्ञ बनने के लिए वायलिन बजाना भी सीखा। इंग्लैंड के सभ्य समाज से संपर्क बढ़ाने के लिए फ्रेंच भाषा का ज्ञान आवश्यक था। गांधी ने इसे भी सीखने की कोशिश की। गांधी अंग्रेजी बोलने का अभ्यास करते जाते थे, परंतु धारा प्रवाह भाषण देने की क्षमता नहीं प्राप्त कर सके थे। इसकी शिक्षा लेने के लिए उन्होंने एक गुरु की शरण ली, उसे एक गिन्नी की दक्षिणा भी दी। उसकी सलाह से उन्होंने बेल द्वारा लिखित पुस्तक खरीदी। गांधी के मन में पुनः संघर्ष हुआ। इस प्रसंग को उन्होंने विनोद की भाषा में लिखा। बेल साहब ने मेरे कान में बेल घंटी बजाई, अरे तुझे इंग्लैंड में क्या जिंदगी बितानी है, लच्छेदार भाषण देकर क्या करेगा, नाच गाकर कैसे सभ्य बनेगा, तुझे तो विद्या धन संग्रह करना चाहिए। बेल ने गांधी के कान खड़े कर दिए।
उन्होंने कानून का ज्ञान प्राप्त करने में अपना मन लगाना प्रारंभ कर दिया।